नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आप यकीनन आपको याद होगा, यही इस्लामाबाद था। इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च करके यहाँ तक पहुँचे थे और तकरीबन 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था यहाँ पे। और उनके साथ पार्लियामेंट से बाहर की एक जमात थी डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी की, और जो बाकी जितनी जमातें पार्लियामेंट की थीं वो इसको अपोज कर रही थी और वो एक साथ मुत्तहिद थी, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। और रिज़ल्ट हमने देखा, ज़ीरो निकला। 126 दिन के बाद भी ज़ीरो निकला। आज भी एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म अफरादी क़ुव्वत जो है वो इस्लामाबाद में खड़ी है, मौलाना फजल रहमान साहब के ज़ेरे निगरानी या ज़ेरे सुपरविज़न कह लीजिए। ये भी मुतालबा इनका वैसे ही मुतालबा था जैसे इमरान खान का था कि जी हुकूमत घर जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और नया इलेक्शन कराया जाए। ये भी मुतालबा इनका है। तो JUI के इस मजमे के साथ पार्लियामेंट में मौजूद सारी तकरीबन अपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान के इस मुतालबे के साथ खड़ी हैं, बल्कि जुलूस में भी शामिल हुई। और ये मजमा जो है मौजूद है। उस वक्त सिर्फ इमरान खान अकेले थे पार्लियामेंट के और उनके ये सारी जमातें थीं, तो रिज़ल्ट ज़ीरो आया। आज इमरान खान इस लिहाज से अकेले हैं कि अकेले नहीं हैं कि उनके साथ इत्तहादी भी चंद मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशंस की बड़ी बड़ी सियासी जमातें सब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं और उनका मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और हुकूमत घर जाए और नया इलेक्शन कराए। लेकिन आज भी 11-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने नज़र नहीं आ रहा है। क्या सड़कों पे ये फैसले उन जमातों के लिए जो पार्लिमानी जमहूरी सियासी जमात हैं, क्या पार्लियामेंट का किरदार अब ख़त्म हो चुका है? और क्या पार्लियामेंट में भी जो काम होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उन पर एतमाद नहीं रहा है अब इन सियासी जमातों को कि हम फैसले सड़क पे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शन था अदम एतमाद का भी और इज्तमाई आपके इस्तीफ़े का भी। लेकिन जो हमारे कानों में बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्या उस पार्लियामेंट में अगर आप इज्तमाई इस्तीफ़ा देने जाते हैं या आप अदम एतमाद लाते हैं तो क्या उसका असर सेनेट के चेयरमैन की तरह तो नहीं होगा? बड़े ख़दशात हैं। इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, 3 बड़े अहम गेस्ट हैं, उनका तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर हासिल खान बजंजो साहब, साबिक सदर नेशनल पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर, रहनुमा नेशनल पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब एजाज़ुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शेख वकास अकरम, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। हासिल बजंजो साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, कल वो भी एक इलेक्टेड हुकूमत थी जिस पर इल्ज़ाम था कि जी ये धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे कहा गया धांधली हुई है। और फिर उसमें एक सियासी जमात जो पार्लियामेंट की थी उसने लॉन्ग मार्च किया, 126 धरना दिया, उसको सपोर्ट पार्लियामेंट की कोई सियासी जमातों ने नहीं दिया, बाहर की एक जमात ने दिया। रिजल्ट ज़ीरो आया। लेकिन आज सर मुख्तलिफ है। आज पार्लियामेंट की बेशतर जमातें, बड़ी जमातें, अपोजिशन जमातें बाहर खड़े होकर सड़क पर मुतालबा कर रही हैं कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें, हुकूमत घर जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन अभी तक उसमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, हाँ डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उस धरने को इस धरने से आप किस तरह कंपेयर नहीं कर सकते थे। मेरी अब भी राय है, वो जो धरना था वो फरमाइशी था, वो एक अरेंज धरना था, वो कोई धरना था ही नहीं। उसकी धरने आपने भी अपनी नज़रों से देखा, मैंने अपनी नज़रों से देखा। शायद उस धरने में एक दफ़ा मेरा और आपका झगड़ा भी हो गया कि वो धरना इस तरह था कि जो रात के
10-12 बजे या 1 बजे के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कादरी साहब के 1000 या 1500 या 1600 या 3000 आदमी आप कह लें होते थे, और 18 के 15-14 हज़ार फोर्सेस होते थे, मगर वो उनको हाथ नहीं लगा सकते थे, उनकी जरूरत नहीं थी, उनको इजाज़त नहीं थी उनको हाथ लगाने की। अगर इजाज़त होती तो वो सारे धरने को रात के 1 बजे बम्बई उनके दोनों कंटेनर्स के आप उठा के गुजरात पहुंचा सकते थे, मगर इजाज़त नहीं थी, इसलिए उस धरने को इससे कंपेयर ही नहीं करें। दूसरी बात देखिए, हमने पहले ख़ासकर मौलाना साहब ने, अब माने न माने, मौलाना ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमारी जो मीटिंग हुई अपोजिशन की, उसमें मौलाना साहब का, ANP का और किसी हद तक कौमी वतन पार्टी का, इनका स्टैंड था कि जी ये जो इलेक्शन है ये कम्प्लीटली धांधलीज़दा हैं और हमें इनमें जाना ही नहीं चाहिए। तो मौलाना साहब का भी स्टैंड यही था, ANP का भी स्टैंड यही था, कौमी वतन पार्टी का भी स्टैंड यही था, कुछ और जमायतें भी थी। मगर हमने कहा कि जी इस तरह इमीडिएटली इलेक्शन होने के बाद हम इस्तीफ़ा देने पे चले जाएं, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो हमने मौलाना को खींच के हमने इस बात पे लाया कि नहीं, आप अभी ऐसा नहीं करें। और मौलाना साहब, थैंक्स टू हिम, कि उसने हमारी बात भी मानी, मगर उसने ये बात उस वक्त भी कही और आज इस बात को हम सब कह रहे हैं जो कल मौलाना साहब कह रहा था। देखिए, धांधली की बात यह है कि अब हम तो नहीं कह रहे हैं, अब तो पूरी इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो पता नहीं फॉर्म 45 है कितना है, वो तो मेरे पास भी नहीं है अभी, वो मुझे भी नहीं मिले हैं, वो तो पोलिंग स्टेशन से लोगों को निकाला गया था। जिस लेवल की धांधली इस दफ़ा हुई है, सर इस किस्म की धांधलियाँ पहले भी होती रही हैं छोटी मोटी, मगर इस लेवल पे इतनी बड़े पैमाने पे धांधलियाँ नहीं हुई थी। तो इसीलिए ये जो धरना है, देखिए आप इस धरने को अगर सिर्फ मौलाना साहब कुछ ना करें, मौलाना साहब पीसफुली आके कहे जी मैं आके अब किस पे डी चौक पे आ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कुछ ना करे, ये सारे लोग आके बैठ जाएं, आपका F6 से लेके आपका जो पूरा जो है वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव से लेके सेक्टर से लेके पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट लाइज बंद हो जाएंगे, वो खाली आके बैठ जाएं। मगर वो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम अपना प्रोटेस्ट इस तरह कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो, मगर हमारी बात सुनी जाए। और मैं समझता हूं कि अब जितना प्रेशर हुकूमत पे बढ़ रहा है, अब शायद वो बात करने पे मजबूर होंगे और अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई नतीजा देना पड़ेगा। एजाजुल हक साहब, दोनों धरना है, बिल्कुल सही कहते हैं, कंपेयर करने का नहीं है। वो 126 था, खाली रहता था, रात को भरता था। यहाँ तो अफराद का मजमुआ है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा डिसिप्लिन है, कौमी तराना भी है, दुरूद व सलाम भी है, सब कुछ है। सवाल ये है कि जिस मकसद से ये आया है, वो मकसद क्या आप समझते हैं हासिल कर पाएगा ये मजमा? और हम ये देखते हैं कि इत्तेहाद के हवाले से दोनों जगह दरार नज़र आती है। हुकूमती इत्तेहाद, यकीन मानिए तीनों इत्तेहाद, चाहे वो अख्तर मैंगल हो, चाहे वो चॉइस शुजाअत वाले हों PMLQ, चाहे वो MQM वाले हों, यकीन मानिए वो चीख के कह रहे हैं हम इस हुकूमत के इत्तेहाद में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। वो मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता सर, सवाल छोड़ के आगे जाता हूँ। लेकिन इस इत्तेहाद में भी हम देखते हैं मौलाना के साथ नून और पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमात है, वो एक हद तक आके रुक गई है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, किसी हद तक तो मैं हासिल बजिंजो साहब की गुफ्तगू से मुतफिक हूँ कि कंपैरिजन दोनों धरनों का इतना हम नहीं कर सकते। मैं एक थोड़ा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ कि ये वाला जो धरना है ना, मेरे नजदीक ये मौलाना ने इंडिपेंडेंटली कदम उठाया है, और आप देख रहे हैं कि मौलाना के धरने से बहुत से लोगों ने फायदे उठा लिए हैं, जो कि दिल से मौलाना साहब के साथ नहीं है, लेकिन मजबूरी से कह लें के साथ चल रहे हैं। जैसे कि
PMLN होगी है या पीपल्स पार्टी होगी है, वो मतलब सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। यानी कि ये इस तरह से कोई आप किसी का साथ नहीं देते कि आप आए और उसके प्लेटफॉर्म पे एक तकरीर की और आप चले गए। और लाहौर से जब मौलाना साहब आ रहे थे तो PMLN का कोई बड़ा लीडर वहां उनके धरने में नहीं गया। दूसरी बात ये है कि जब पिछला धरना था, मुझे याद है कि कुछ एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो कि हासिल बजिंजो साहब ने कहा है कि वो उस धरने की सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे दो दोस्त उसमें थे, दोनों रिटायर्ड। वैसे ही उनका एक दिन एक्साइटेड में मुझे फोन आया कि कल इंशाल्लाह हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कैसे खत्म हो जाएगी? उन्होंने कहा जी ये आप पारा से दोनों पार्टियां तय हो गई, अब चलेंगी और सरीना के पास जाके कंटेनर होंगे और हम कंटेनर टापेंगे तो वहां पे वो आंसू गैस चलेगी, उसके बाद रबर बुलेट चलेंगे, उसके बाद 3, 4, 5, 6 लाशें गिरेंगी और उसके बाद फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। तो मैंने कहा कि आपकी बात तो मेरी समझ में आई है, कुछ मैं भी कह सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ फरमाइए। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग चले और कोई आंसू गैस ना चली, कोई रबर बुलेट ना चली, कोई गोली ना चली और आप लांदे कंटेनर से और आप चलते रहे तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। मुझे याद है कि उस रात कोई 12-1 बजे मैं यहाँ गया MQM का जहाँ कैंप सा लगा हुआ था एक घर के अंदर। तो हमारे साथ थे जो निगोशिएट कर रहे थे तारुल कादरी साहब के साथ, मैं भी था, हासिल बजिंजो साहब भी हमारे साथ कई जगह पे रहे। तो वहां जाके फिर हमने कुछ PMLN के स्टॉलवर्ड्स को जगाया और उनको कहा जनाब कि ये पैगाम आप प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएं कि भाई कल कोई हंगामा शंगामा ना हो, कि मालूम नहीं उनका क्या प्लान है, और कोशिश करें कि मतलब मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। तो इसलिए वो धरना जो है वो डी चौक तक पहुंच गया और फिर डी चौक पे जो कुछ हुआ आपने देखा। और सारी पार्लियामेंट की जमातें अंदर जो थी, 16 में से 15 जमातें जो थी वो हुकूमत के साथ थी और एक जमात बाहर थी और बाकायदा ज्वाइंट सेशन चलता रहा, पार्लियामेंट चलती रही और पार्लियामेंट का वो मैं समझता हूं कि सही जोर था जिसकी वजह से हुकूमत नहीं गिरी और हुकूमत धरनों से वैसे गिरती भी नहीं है। और मौजूदा सूरत हाल में भी मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस धरने से गिराना नामुमकिन है। लेकिन यह है कि अगर मौलाना साहब बाकी जमातों की ये बात मनाने पर तैयार हो जाएं और हुकूमत मानने पर तैयार हो जाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो जीते जिसका मैंडेट हो उसको लाकर बिठा दिया जाए। अब ये ना हो कि भाई आप पहले तय करें कि चित्राल से लेकर और गुजरात तक एक ही जमात जीतती आ रही है और दूसरी किसी जमात को कोई सीट नहीं मिली और फिर आपको ख्याल आया कि यार ये तो हमने बहुत ज्यादा सीटें इनको दे दी हैं, चले आप बैलेंस करें, और बैलेंस में फिर आपने सबको ही रगड़ा लगा दिया। मतलब कि जो जीत रहे थे उनको भी हरा दिया और हरवा दिया और फिर आपने हुकूमत भी माशाल्लाह बन गई। और अब हुकूमत क्या बनी कि 4 सीटों पे हुकूमत है। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी एक इत्तेहादी जमात अगर साइड पे हो जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी और यही वजह है। और दूसरी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की पिछले 1 साल की जो कारकर्दगी है वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये हुकूमत ने डिलीवर किया होता पिछले 1 साल में तो एक धरना नहीं कई धरने भी आ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब इस धरने से फायदा किसको हुआ है? मैं बड़ी साफ और शफाफ बात करूंगा आपके साथ। ट्रेडर्स को फायदा हो गया कि उनकी निगोशिएशन हो गई और 1 साल के लिए जो कुछ करना था हुकूमत ने उसको मतलब पेंडिंग कर दिया है। उसके बाद मेरा ख्याल है जहां तक कि कुछ फायदा PMLN को भी हो गया और अब कुछ फायदा पीपल्स पार्टी को भी हो जाएगा कि उनकी थोड़ी बहुत निगोशिएशंस और बेलें शेलें और जहां वो चाह रहे हैं, और वैसे भी अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो उनको इजाजत देनी चाहिए जाने की, वो फायदा उठा लेंगे। और मौलाना साहब हैं, अब उनके साथ जो जमातें खड़ी हुई हैं वो मेरे ख्याल में कि दिल से खड़ी हुई हैं, उनके पास वो कुव्वत नहीं है कि दूसरी जमातों की तरह कि वो कोई मैन पावर की मोबिलाइजेशन कर सकें या ये चीजें कर सकें। लेकिन चौधरी शुजात का जो कहा, चौधरी शुजात साहब बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं और मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत को भी कुछ रजामंद कर लेंगे और कुछ मौलाना साहब को भी रजामंद कर लेंगे और कोई एक बीच का कोई रास्ता निकाल कर एक फेस सेविंग जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं आता हूं जनाब शेख वकास साहब की तरफ। शेख वकास साहब, ये दोनों हजरात की आपने बातें सुनी, मैं तो आपको यहाँ पे आपके पास आऊँगा कि कहाँ बात ठहरेगी सर, किस जगह
ये धरना जाएगा, हुकूमत कितनी आगे बढ़ेगी, ये कितने आगे बढ़ेंगे। प्लान बी के बारे में भी कहा जा रहा है। हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है सर, लेकिन मजबूरी है। यहाँ मौलाना साहब के साथ अपोजिशन की पार्लियामेंट की सारी जमातें हैं, लेकिन स्टेप में आगे नहीं हैं, एक लिमिटेड तक हैं। क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, मेरे दोनों कुलीग्स हैं, मैंने दोनों की बात सुनी है। धरना कहाँ तक पहुँचेगा, बात कहाँ जाके ठहरेगी, मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो एजाज़ भाई ने बिल्कुल ठीक कही है कि इसमें से कुछ जमातों ने जो कि मौलाना के साथ खड़ी हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा निकाला है और अभी भी इस उम्मीद से हैं कि मौलाना का धरना और मार्च दिखा के अपने लिए मैक्सिमम जो है वो निकाला जा सके, जितना निकाल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन कर सके। नून लीग की लीडरशिप क्योंकि अंदर थी, ज़मानतों से पहले की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना नहीं चाह रहे थे और इतना एहतजाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक प्लान का हिस्सा है जिसके अंदर वो फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो नून लीग भी बाहर आके एहतजाज नहीं करना चाहती थी। वो भी, हालांकि वो टीवी पे आपको नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा शिकायत करते हुए कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, और जितनी इंटेंसिटी है पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों की, वर्कर्स की टीवियों पे आके रोने धोने की कि हमारे साथ कितना जुल्म और जबर हो रहा है, और कई सूरतों में हो भी रहा है, मैं समझता हूँ हो भी रहा है। तो मौलाना पे तो इस किस्म का जुल्म अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ ना। मौलाना के भाई को तो किसी ने उठा के अंदर नहीं डाला, मौलाना के तो पिछले अगले केस किसी ने नहीं खोले। क्या वजह है कि फिर जिनके सर में डंडा है वो बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और जिनको सिर्फ ये गुस्सा है कि इमरान खान ने और मुक्तदर हलकों ने मुझे दीवार के साथ लगा दिया है, वो कंटेनर पे चढ़ के खड़े हो गए हैं। तो वो बात वही है जो एजाज भाई ने कही, और मैं खुल के कह देता हूँ कि ये दोनों जमातें जो कि अपने अपने केसेस में फंसी हुई थी, मौलाना तो इनके लिए ब्लेसिंग है कि मौलाना को इस्तेमाल करके कोई अपने केस छुड़वा रहा है, कोई अपनी ज़मानतें करवा रहा है, और ये सब हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है, चौधरी शुजात साहब का तो मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ, बुज़ुर्ग हैं मेरे। व्हाट्स इन इट इन दिस होल थिंग फॉर PMLQ? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोशिश करते आए हैं कि किसी तरीके से मुझे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, जिसको बड़ी स्ट्रांगली रिफ्यूज़ करती रही है PTI, और वो कहते रहे हैं कि अगर हम परवेज़ इलाही साहब को दे देंगे पंजाब तो फिर हम तो ख़त्म हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ये समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो हो सकता है कि अगर हम कोई चीज़ ऊपर अच्छी निगोशिएट करके इमरान खान पे मेहरबानी कर लें, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि बुज़दार और PTI डिलीवर नहीं कर सकी पंजाब में, तो शायद किसी न किसी कंपनसेशन में पंजाब हमारे हवाले हो जाए। जहाँ तक सवाल है MQM के बारे में आप इतने परेशान ना हो। वो अगर किसी पार्टी के साथ खड़े हैं तो ये मत समझें कि वो आखिर तक खड़े रहेंगे। उनका तो सुबह कुछ होता है और शाम को पता चलता है कि वो छोड़ के चले गए हैं। और मेंगल साहब जो हैं वो जा रहे थे, वो भी देखें, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है तो हुकूमतों के, कमज़ोर हुकूमतों के, जिनकी अददी बर्तरी ज़्यादा नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे खुद। जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती थी, अददी मामलात होते थे पार्लियामेंट के अंदर, तो दोबारा आपको एक दफ़ा राज़ी करना पड़ता था फाटा वालों को, एक दफ़ा JUIF वालों को। ये प्रैक्टिस मैंने पिछले कई साल में देखी है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जो निकले हैं वो बिल्कुल ये सोच समझ के निकले हैं कि नून लीग की क्या हैसियत होगी और पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत होगी। वो कोई वो नासमझ आदमी नहीं है, और वो ये सारी कैलकुलेशन जहाँ तक वो जाना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी और PMLN के बगैर करके अपने घर से निकले हैं। मौलाना यहाँ से नहीं जाएंगे, मौलाना यहाँ से आगे भी जाएंगे। और बजिंजो साहब ने ठीक कहा है कि बात सिर्फ इस्तीफे पे शायद ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब को आप जानते हैं, खान साहब किसी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे। मौलाना साहब वापस नहीं जाएंगे, खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे, तो बात कहाँ आके ठहरेगी? दो ही सूरतें हो सकती हैं कि अगर ये चीज़ ज़्यादा इंटेंस हो जाए, इसमें शिद्दत पैदा हो जाए,
तो फिर क्या होगा? हालात अगर ख़राब होने लगें, जिस प्लॉट का जिक्र एजाजुल हक नाथ साहब ने कहा है, अगर ये उस वक्त नहीं हो और अभी हो जाए तो क्या होगा? तो फिर दो सूरतें पैदा हो सकती हैं। एक सूरत तो ये पैदा हो सकती है कि इन हाउस चेंज की तरफ जाया जाए। खान साहब, इसके लिए खान साहब की चाहत की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो एक अदम एतमाद की ज़रूरत है। दूसरा, आपको एक मैं बड़ी और बात बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को 7 दिन दे दिए हैं कि जी अगर 7 दिन के अंदर अंदर, ये आखिरी हफ्ते का आपको आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप पार्टी नहीं बनते उस एप्लीकेशन के अंदर आके, तो आपकी वो स्क्रूटनी आपके बगैर कर दी जाएगी। तो दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर हफ्ते के बाद पीटीआई कोई मस्बत जवाब न दे सके, तो 2-3 हफ्ते के अंदर तख्ता धड़न हुआ पड़ा हो या कोई और तमाशा हो जाए। इसको आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। ये मौलाना साहिबान हैं और ये कोई सिग्नल दिखा के किसी तरफ भी जा सकते हैं हमारे भाई। अभी तक तो ये बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम इमरान खान के धरने पे कहते थे कि ये हरकतें मत करो। कल कोई मौलवी यहाँ आके बैठ जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे? मगर उस वक्त इमरान साहब को नजर क्या करोगे? सर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं ब्रेक पे, जी सर, ब्रेक पे जाऊंगा। और कहा यह जाता है कि मौलाना बहुत जीरक सियासतदान है, कच्ची मिट्टी पे पांव नहीं रखते हैं। बहुत बड़ी बात किसी ने की, यकीनन बहुत अहम बात आपने भी की। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं हासिल बजिंजो साहब की तरफ जाऊं, एक इंटीरियर मिनिस्टर से मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें एक सवाल किया था। वो सवाल के पीछे पूरी एक कहानी है, बल्कि मौजूदा एहतसाब का जो अमल है इस सवाल के पीछे है। किसी वक्त यकीनन मैं इसका पर्दा ज़रूर उठाऊंगा, लेकिन आइए मैंने क्या सवाल पूछा था इंटीरियर मिनिस्टर से, वो हम सब सुनते हैं। क्या वजूहत है सर कि ये जो DGFIA हैं जनाब बशीर मेमन साहब, बहुत ही दयानतदार अफसर थे, बहुत ही लायक अफसर थे, छुट्टी पे चले गए एकदम? 2-3 महीना 4 महीना तो रह गई उनकी ड्यूटी। सर वो आए थे, मैं आपको ये बताता हूँ, वो आए थे, छुट्टी पर चले गए, फिर उन्होंने स्टेट्स जाना था, उनको बुलाया गया वापस। उधर उनका इलेक्शन था, ये जो होती है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज, फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने कोई आदमी सेलेक्ट करना था, वो बुलाया गया, उनको वापस गया, उनकी फिर एप्लीकेशन आई कि जी मेरी कमर में दर्द है, मुझे छुट्टी चाहिए, उनको फिर दे दी छुट्टी। सिर्फ यही रीज़न है सर? मेरे ख्याल में, मुझे तो और नहीं पता था, यही रीज़न है। आपको ये पता है? एब्सोल्युटली। आपने पूछा नहीं कि यार ये 2-3 महीना तो तुम्हारी उसको रह गया, इस वक्त क्रूशल हालात हैं, बहुत अहम केसेस हैं? नहीं, वो तो अहम केसेस मौलवी के धरने के साथ तो उसका कोई नहीं ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन केसेस के बारे में मैं तो उस पे आना जो मुख्तलिफ जगहों पे वो एक आदमी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट द इंटीरियर मिनिस्टर टुडे, दैट डज नॉट काम चलता रहेगा, काम इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठ तो नहीं जाएगा। नाज़रीन, ये जो इंटरव्यू है इसका ये सवाल याद रखिएगा, और मौजूदा एहतसाब के हवाले से इस सवाल के पीछे बहुत अहम चीज़ें हैं जो किसी वक्त मैं इंशाअल्लाह ज़रूर पर्दा उठाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा। आता हूँ हासिल बजिंजो साहब की तरफ। हासिल बजिंजो साहब, ये आपके मुतालबात जो हैं अपोजिशंस के, वो पूरे हो सकते हैं अगर ये जो मजमा है बहुत बड़ा, जिसमें मजीद लोग आ रहे हैं, जानी ने आ रहे हैं, और बड़ा वेल डिसिप्लिन मजमा है और बड़ा प्रेशर है इस मजमे का, इसको रखते हुए अगर अपोजिशन या तो इज्तमाई इस्तीफ़ा पार्लियामेंट में जमा करा दे तो आपके मुतालबात नए इलेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, और दूसरा या अदम एतमाद पेश कर दे पार्लियामेंट में, क्योंकि इत्तेहादियों की हालात मैंने आपको बता दिया, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो इन दो तरीक़ों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है मजमे को रखते हुए, क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मजमा जो है, जो इस वक्त मौजूद है और इसका जो प्रेशर है, वो बहुत से माइंड्स चेंज कर रहा है। मैं समझता हूं कि काफ़ी जहन जो है साजी हो चुकी है और काफ़ी जहन साजी हो रही है, और मैं समझता हूं कि ये जितने ऑप्शन आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले
वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने उसको कहा ये हुकूमत तो इस्तीफों की मार है, अगर आज हम सब इस्तीफा दे दें ये हुकूमत गई है। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन सब ख़त्म नहीं हुए हैं, इन ऑप्शंस पे बाकी जमातों ने भी इनकार नहीं किया है। और अगर इस धरने के नतीजे में अगर चीज़ें अगर बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो हम उस पर जाएंगे। बाकी मसलन जैसे मुस्लिम लीग और नून के हवाले से बोला जाए, उन्होंने शुरू में कहा था हम धरने में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर ओवरऑल इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए धरने के अलावा जितने हरबे होंगे हम उनका हिस्सा बनेंगे। उसमें एजुकेशन भी है, उसमें रोड ब्लॉक भी है, उसमें मज़ीद जो है इस एजुटेशन को पहलाना भी है, उसमें इस्तीफ़े भी हैं, उसमें अदम एतमाद भी है। मगर मैं समझता हूँ कि वो अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस हुकूमत को अब जितना भी कोशिश करें, अब आपको ज़्यादा देर इसको रोक नहीं सकते। एक माइंड बन चुका है, पब्लिक के अंदर माइंड बन चुका है। मैं समझता हूँ कि दूसरे बहुत से जगहों पे अब जहन साजी बनना शुरू हो गया है और ये मामला बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये जल्दी अपने रिजल्ट की तरफ आएगा और ये इसका कंक्लूजन जो है इस हुकूमत की खात्मे और नए इलेक्शन पे होगी। देखिए हमारा जोर नया इलेक्शन है। हम कहते हैं धांधली हुई है, ये जो हुकूमत है ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है। हमें नए इलेक्शन चाहिए, फ्रेश इलेक्शन चाहिए और मैं समझता हूँ कि फ्रेश इलेक्शन के लिए काफ़ी रास्ता हमारा हो चुका है और मज़ीद हो रहा है। आप इमरान खान से सर यहीं पे मैं आपसे इजाजत, इमरान खान से आप उम्मीद रखते हैं सर जी कि वो नए इलेक्शंस फौरन करा देंगे? अगर उन्होंने कह दिया जी चले आइए इलेक्टरल रिफॉर्म करते हैं और 4-5 साल यानी 3 साल 1.5 साल तो हो गया है, 3.5 साल मजीद गुजारते हैं और फिर नए इलेक्शन में आ जाइए, इलेक्टरल रिफॉर्म के लिए हम हाजिर हैं आपके साथ, आप राजी हो जाएंगे सर? देखिए इमरान खान में तो गरीब में मैंने तो ऐसा आदमी कभी देखा नहीं है। वो आदमी इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर तय नहीं कर सकता तो इतनी बड़ी बात वो कैसे तय करेगा? उसमें तो उसको तो अब भूल जाएं। उससे अगर कोई ये समझता है कि उससे कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकलता है, इस आदमी से तो कोई रास्ता निकलना ही नहीं है। मैं इसीलिए आपको मुतालबा किससे है सर? तो मुतालबा आपका किससे है सर, ये भी तो बता दें, मुतालबा किससे? मैं बोलता हूं कि मैं आपको बोलता हूं कि ये इत्तेहादी जो कड़े हैं ना, इनको भी निकलने में 1 घंटा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि चीजें ठीक हो रही हैं। आप भी उसको देख रहे हैं, हम भी उसको देख रहे हैं। नहीं तो आपका मुतालबा किससे सर? अगर इमरान खान को आप समझते हैं तो मुतालबा किससे? आपको फैसला कौन देगा आपको? ये सर पूरी हुकूमत है, अकेला इमरान खान अकेला नहीं है ना, उसमें पूरी कैबिनेट है, पूरी हुकूमत है। वो पूरी हुकूमत इसको छोड़ देगी। तो सर वो उसका दूसरी हुकूमत बना लेंगे, वजीर आजम तो वही है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई वजीर आजम तो वजीर आजम है सर, वो दूसरी बना लेंगे। ओ भाई हमारा जफरुल्लाह जमाली भी तो वजीर आजम ही था ना, और क्या था यार। ठीक है ना सर, मुझे इजाजत देंगे, मेरा आपका कमिटमेंट पूरा हो गया है। ठीक है सर, बिल्कुल आप जाइए, आप बहुत जरूरी काम से आपने टाइम दिया। मैं सर एजाजुल हक साहब आपकी तरफ आता हूँ। एजाजुल हक साहब, ये जो एक सवाल है कि पार्लियामेंट में अदम एतमाद पेश की जाए और दूसरा सवाल है कि अपोजिशन इस्तीफे दे, लेकिन सर जब मैं अपोजिशन के कुछ पार्टी के लीडरों से बात करता हूँ तो वो डरते हैं, वो घबराते हैं, वो कहते हैं भाई हम एतमाद के लिए जाएंगे, क्या पता हमारे अपने लोग ही जो हैं वो वोट ना दें। हम इज्तिमाई इस्तीफे के लिए ऐलान करते हैं, क्या पता हमारे अपने लोग जो हैं वो इज्तिमाई इस्तीफ़ा ना दें। तो मैंने ये कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं? तो वो कहते हैं जनाब आपने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन देखा था कि लोगों ने खड़े होकर फैसला कुछ दिया,
पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में, और जब वोट डाला गया तो कुछ और। क्या कहेंगे एजाजुल हक साहब? 110% डॉक्टर साहब आपका तज्जिया दुरुस्त है कि अगर ऑपोजिशन को कहेंगे इस्तीफा दें, ऑपोजिशन इस्तीफा नहीं देगी। आप देखें कि इमरान खान साहब का धरना जो था उसको हमने बड़े करीब से देखा, और उन्होंने जब कहा कि इस्तीफे दो तो 4 लोग उनकी पार्टी के भी जाके तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था उन्होंने। वो असेंबली में ही बैठे रहे आखिर तक, यहां तक कि फिर जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो भी नहीं पेश हो रहे थे स्पीकर के पास, और आखिरकार पूरे का पूरा टोला जो है वो वापस पार्लियामेंट के अंदर आ गया। तो मौजूदा सूरत हाल में मैं बड़े अपने आजिज़ी के साथ ये बात कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और PMLN इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो चाहेंगे कि वो इस्तीफा दें। उनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये नहीं है कि हुकूमत खत्म हो, उनका ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि वो रिलीफ किस तरह लें, अपने लिए रिलीफ किस तरह लें। और वो रिलीफ लेने के लिए मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया उनके लिए, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत चेहरा दिखाकर ये कह दिया कि देखें अगर हमसे बातचीत नहीं होगी तो फिर हम इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए अगर तो ये समझ रहे हैं कि आसिफ बजिंजो साहब जो कह रहे थे कि हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है, ना तो ये एजिटेशन करेंगे, ना ये इस्तीफे देंगे, ना ये सड़कों को ब्लॉक करेंगे। जो कुछ करना है वो मौलाना साहब ने करना है, या 1-2 लोग उनके साथ जो हैं वो ही करेंगे जो कुछ करना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखें, दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है ना कि जो अदम एतमाद की आपने बात की, देखिए बात है वो किसी अमेरिकन, मुझे याद नहीं है कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा था या किसने कहा था कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो इकोनॉमी इस वक्त जो है ना वो पहिया नहीं चल रहा, इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा है इस वक्त। और जब धरना होता है, मुझे मालूम है 126 दिन मैं सुबह शाम हम मीटिंग्स में होते थे, कोई और काम नहीं हो रहा था। 126 दिन हुकूमत का पहिया रुक गया था, और हुकूमत का पहिया जब रुक जाता है तो फिर वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने डिलीवर करना होता है, वो भी फिर साइड लाइन पे बैठकर देख रहे होते हैं कि अब क्या हमें मौजूदा हुकूमत के इक़दामात पर अमल दरामद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो भी फेंस पे बैठ जाते हैं फिर जाके। और इस वक्त भी मतलब पहले तो इकोनॉमी इतनी खराब नहीं थी जब वो हुकूमत थी और इनका धरना था। अब ये हुकूमत है और उनका धरना है, तो आप देखें कि इकोनॉमी की क्या हालत है। इस वक्त जो है वो इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा, और आप देख लें कि जितने इक़दामात इन्होंने किए थे उन सबको रिवर्स कर रहे हैं। ट्रेडर्स की तमाम बातें मान चुके हैं, जो एक आधी मंडियों की रह गई है वो भी मेरे ख्याल में मान ली जाएंगी। तो अब इनकी कोशिश इस वक्त यह है कि डॉक्टर हड़ताल ना करें, ट्रेडर्स हड़ताल ना करें, कि मौलाना साहब के साथ पॉलिटिकल जमातों का तो के अलावा कोई और जाकर शामिल ना हो। लेकिन लोग इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों की वजह से, पेट्रोल की कीमत की वजह से, स्कूलों की फीस की वजह से, यानी एक जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है वो तो पिस के रह गया इस वक्त। तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन आपने छोड़ा है? तो अगर हुकूमत इकोनॉमी को डिलीवर करती, इकोनॉमी ठीक होती, तो फिर मौलाना साहब के धरने का इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी भी आप देखें कि आज भी मेरे ख्याल में, मैं आज सुबह या कल देख रहा था कि बिजली की कीमतें फिर बढ़ाई गई हैं, और फिर कह रहे हैं जी कि हमारी रिकवरीज बहुत अच्छी हो रही हैं, और रिकवरीज इस तरह हो रही हैं कि मुझ पर, आप पर और दूसरों पे जो लाइन लॉसेज हैं वो डाल दिए जा रहे हैं, और उस तरह से रिकवर किया जा रहा है। यानी जबरन टैक्स जिसको कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा के टैक्स ले लिया, बिजली की कीमत बढ़ा के टैक्स ले लिया, जिसमें आप 60% तो बिजली की कीमत है और 40% जो है वो टैक्सेस है उसके ऊपर। तो इन चीजों पे गौर अगर हुकूमत करे, और करनी चाहिए थी हुकूमत को, तो फिर मामला जो है वो इनके ठीक चल सकते थे। इस वक्त इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जितने दिन ये धरना चलता रहेगा उतने दिन हुकूमत का, इकोनॉमी का, आप देखेंगे इनकी सारी कुवत जो है इस वक्त वो बस ये देखेगी इस धरने को कैसे। ठीक है सर, ठीक है। शेख वक़ार साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आता हूं सर। कुछ हुकूमती लोग भी कह रहे हैं सर कि इमरान खान के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हुकूमत उनसे चल नहीं रही है और ज़बरदस्ती चलाई जा रही है। अब कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है ज़बरदस्ती, नहीं पता। लेकिन उनका ये कहना है कि बेहतरीन मौका है कि इमरान खान के लिए फेस सेविंग का, कि मौलाना साहब जो इतना बड़ा हजूम लेके आए हैं
वो नए इलेक्शन का ऐलान करें और आवाम को मैंडेट जो है वो आवाम का मैंडेट आना चाहिए। ये इस बात के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ, और आपके पास 4-5 मिनट आपके पास भी है सर, कि अगला इलेक्शन भी होगा तो सर शफाफियत का तो सवाल फिर होगा कि कैसे शफाफियत होगी। जी सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है, हुकूमत के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं तो आई एम सरप्राइज कि वो ये कह रहे हैं। मैं जितने हुकूमत के लोगों को जानता हूँ, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि दे आर वेरी रिलैक्स्ड, दे आर नॉट रिलैक्स्ड कि कोई हालात ख़राब नहीं है। दे आर रिलैक्स्ड कि वो ये समझते हैं कि दिस धरना विल बी टेकन केयर ऑफ। ना मेरे लिए जो ज़्यादा शॉकिंग बात थी वो ये थी कि दे आर रिलैक्स क्योंकि धरना विल बी टेकन केयर ऑफ। वो समझते हैं कि कोई और उनके लिए इन चीज़ों को नेगोशिएट करेगा और ये धरना ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दे डोंट रियली हैव टू वरी। ना मेरे लिए तो ये भी एक बड़ी परेशान कुन बात थी। इमरान खान साहब नहीं देंगे इस्तीफ़ा। इमरान खान साहब की ज़ात को, उनकी तबीयत को, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अब कल क्या हो जाए ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर पिछले मामला देखने के बाद मैं ये वसूख से कहता हूँ कि वो एक तो किसी में ये जुर्रत भी नहीं है उनकी अपनी पार्टी में कि वो उनको ये मशवरा भी दे सके। मैं आज एक दोस्त को ये कह रहा था, PTI का एक, कि यार आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खान साहब तक ये बात पहुँचाए कि चीज़ें जो हैं उनको किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि वज़ीर तो कुजा, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जो है तहम्मुल से बात नहीं कर रहे हैं। उनकी ज़बान में और उनकी गुफ्तगू में भी तलखी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो ही इज़ नॉट गोना डू दैट। ये तो तय है। दूसरी तरफ ये जो धरने वाली बात है, वह एक चीज़ आजकल बड़ी यहाँ पे मौजूद है। वो कहते हैं ये धरना कैसे मुमकिन है, मौलाना ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली है। लेट्स सपोज कि ये धरना डॉक्टर साहब अगर बैक नहीं है, सपोर्टेड नहीं है, जिसका अभी तक तो कोई ऐसा सच कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, मगर हल्कों में गुफ्तगू होती है ना, बैठे होते हैं लोग, कहते हैं जी कि मौलाना साहब कैसे पहुँच गए, मौलाना साहब इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं, कोई ना कोई तो इनके साथ है। लेट्स से कोई इनके साथ नहीं है। मैं ये सब, क्योंकि अगर कोई इनके साथ है ना तो फिर तो ये एक प्लान का हिस्सा है, फिर तो चीज़ें प्लान के मुताबिक जाएंगी या नहीं जाएंगी, उनके रिजल्ट्स प्लान के मुताबिक आएंगे या नहीं जाएंगे, प्लान ए क्या प्लान, फिर तो वो सारा सॉर्टेड आउट होगा। मगर लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे अपोजिशन की जमातें जो और खड़ी हैं वो कहती हैं कि जी दिस धरना इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीबडी, तो मैंने आज PTI के दोस्तों को कहा तो फिर ये आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाओ। हमारे एक बुजुर्ग थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के सिंध के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पेश ना हुए तो उन्होंने कहा उन्हें गिरफ्तार करके 10 दिन बाद यहाँ पेश करो, हाउ डेयर ही नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो वो अपने दोस्त IG को मिले, उन्होंने कहा यार ये तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को तुम हथकड़ियाँ लगा के पेश करो, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने IG ने उनको गाड़ी में बिठाया और सीधे चीफ जस्टिस के पास ले गए। 10 दिन बाद तारीख थी और उन्होंने जाके चीफ जस्टिस कोर्ट में थे, उन्होंने कहा माय लॉर्ड ये आपके मुल्जिम है और मैं लेके आ गया हूँ इनको, अब आप कहें तो हथकड़ी डाल के मैं 10 दिन बाद भी ले आऊँगा। तो चीफ जस्टिस मुस्कुरा उठे और मुस्कुराने के बाद उन्होंने वो बात जो है ना, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बस ही डिडंट अपीयर, सो सॉर्ट आउट हो गया और वो वहाँ से वापस चले गए, मामला ख़त्म हो गया। देखें सबक उन्होंने ये दिया कि आप अगर किसी की ईगो जो है ना उसको सेटिस्फाई कर दें तो फिर मामलात खत्म हो जाते हैं। तो मामलात खत्म अगर हो ये जाएंगे। धरना किसी प्लान ठीक का है सर, हिस्सा, ठीक है। अगर ये धरना किसी प्लान का हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब, तो फिर इमरान खान मौलाना की ईगो सेटिस्फाई करे और इमरान खान के निकम्मे वजीर जिनकी जुबानें काबू में नहीं है उनको काबू में रखवाएं और उनको मौका दें। सर खुद वजीर आजम की नहीं है, खुद वजीर आजम की नहीं है, आप खुद वजीर आजम की नहीं है सर, तो कौन समझाएगा। वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश, अल्लाह हाफिज।